नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डेलर डाउन आर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में आपको हमने कुछ ट्रायंगल्स थे, कुछ त्रिभुज थे, उनके बारे में, उनके एरिया के बारे में, उनकी जो साइड्स के बारे में बात की थी कि वो त्रिभुज कौन कौन से होते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, उनका आयतन, किसी भी स्पॉट का कैसे उसका आयतन निकालते हैं, इसके बारे में। तो आज जो उसी से संबंधित एक टॉपिक है आपका, तो आपका जो टॉपिक है वो है आपका वृत्त, आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल व इकाई। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक से संबंधित ये दूसरा टॉपिक है आपका, कौन सा है? वो है आपका वृत्त, आयत तथा वर्ग का क्षेत्रफल और उसकी इकाई क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वृत्त के बारे में, क्योंकि आपके सिलेबस में जो सिलेबस आपका है डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का, उसके अंतर्गत सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में दिया गया कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में है। और इसी में एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है घन। तो सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, इसके बाद आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, और इसके बाद हम घन के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने दोस्तों बताया था पिछली क्लास में कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इसके बारे में बताया था आप लोगों को। ये होता है 1/2, क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो दोस्तों कैसे, कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के लिए हमने बताया था ये ऊंचाई हो गई, ये आधार हो गया, ठीक है। तो इसके लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इस तरीके से इसको हम निकालते हैं। अगर हमें आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर सपोज करो आपको कर्ण दिया गया हो और लंब दिया गया है, ऊंचाई दिया गया हो, तो आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो ये इस सबके बारे में हमने चर्चा की थी कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, उसी में किसी भी क्रम में हम आज जो चर्चा करेंगे वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? वृत्त के बारे में। तो वृत्त क्या होता है? तो वृत्त के बारे में हम बात करेंगे। वृत्त क्या होता है बताएंगे दोस्तों, वृत्त क्या होता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी तल में, किसी भी तल में उन निश्चित बिंदुओं का, किसी भी तल में उन बिंदुओं का निश्चित बिंदु से, किसी भी तल में उन बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु से, कैसे? एक निश्चित बिंदु मान लिया हमने 0 है दोस्तों, इसका जो परिभाषा है, इसका कॉन्सेप्ट है वृत्त का क्या है? एक निश्चित बिंदु से उन बिंदुओं का समुच्चय जो समान दूरी पे हो। मान लीजिए ये आपका बिंदु, ये आपका बिंदुओं का समुच्चय है, ये इस तरीके से है, ये बिंदुओं का समुच्चय है, और ये कैसे है? समान दूरी पे है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम जो वृत्त का निर्माण करते हैं, इसमें जिस निश्चित बिंदु की हमने बात की है वो बिंदु क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्र। और जिन बिंदुओं को, जो बिंदुओं का जो समुच्चय है, इसको क्या कहते हैं? चाप बोलते हैं, क्योंकि चाप इस टाइप से होता है। इसकी बात करें, ये तो केंद्र की बात हो गई चाप की, और जो निश्चित बिंदु से जो समान दूरी पे होते हैं ये बिंदु, उनको क्या बोलते हैं? यहां से निश्चित बिंदु से और उस बिंदु की बीच की दूरी, उसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। जो बिंदुओं का समुच्चय है, जो विभिन्न बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, इन बिंदुओं का जो समुच्चय है वो वृत्त कहलाता है। निश्चित दूरी पे जब होते हैं ये बिंदु,
ठीक है, तो केंद्र से या निश्चित बिंदु से उन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है दोस्तों। इसके बाद इसके बीच में अगर है कोई ऐसी लाइन जो वृत्त को दो भागों में कट कर रही हो, उसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीवा। तो दोस्तों अगर यही जीवा अगर सपोज करो कि वृत्त के केंद्र से होके जाती है, एक निश्चित बिंदु से होके जाती है, जो वृत्त का निश्चित बिंदु है वो कहलाता है केंद्र, और केंद्र से अगर यही जीवा जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको क्या बोलते हैं? व्यास। और दोस्तों व्यास क्या होता है देख रहे हैं, ये भी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है? दुगना। जो व्यास होता है r प्लस r, इसका मतलब ये होता है त्रिज्या का दुगना, या इसको हम कह सकते हैं 2 इंटू त्रिज्या। इससे दोस्तों अगर हम बात करें कि वृत्त की परिधि क्या होती है, ये परिधि कहलाती है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होती है? तो वृत्त की परिधि, तो दोस्तों वृत्त की परिधि या परिमाप जो इसकी परिमाप होती है वो होती है 2 पाई r। r यहाँ पर क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। तो दोस्तों हम वृत्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वृत्त के बारे में हमने बताया, वृत्त का कॉन्सेप्ट बताया, वृत्त क्या होता है, वृत्त को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। फिर जिस निश्चित बिंदु की बात कही है वो निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। उस निश्चित बिंदु से जो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो बिंदुओं का जो समुच्चय है उनके बीच की दूरी, वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। इसके बाद अगर किसी वृत्त को कोई लाइन अगर दो भागों में विभाजित कर रही है तो उसका मतलब अगर केंद्र से होके ना जा रही, दूसरी कहीं से जा रही है, केंद्र से छोड़ के जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीवा बोलेंगे। अगर सब कुछ करो ये केंद्र से जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। यही जीवा अगर केंद्र से होकर जाती है तो उसको हम व्यास बोलते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। तो दोस्तों इससे संबंधित एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन को ये दिया है, मान लीजिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल 22 या 44 वर्ग मीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? जल्दी से बताइए दोस्तों कैसे इसको करेंगे। एक क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और उस वृत्त का क्या निकालना है? त्रिज्या निकालनी है। उस वृत्त की त्रिज्या के लिए आपको पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, कितना दिया गया है? 44। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका मान कितना है? 44। दैट इज, या पाई का मान रख देंगे, क्या होता है? 22/7। तो 22/7 के लिए r का मान कितना है? त्रिज्या का मान दिया गया है 44, और इसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 44। तो पाई का मान रख देंगे और r का मान निकालना है हमें, इज इक्वल टू 44। तो यहाँ दोस्तों 22 से इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से r स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? r स्क्वायर का जो मान होगा उसके बारे में देखते हैं। r स्क्वायर का मान क्या निकल के आएगा? r स्क्वायर का जो मान निकल के आएगा कितना? 7। r स्क्वायर का मान तो 7 का है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 7, या r √14 मीटर है तो मीटर में लिख देंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से हम त्रिज्या का निकाल लेते हैं। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछ देते हैं, किसी दो वृत्तों का या किसी संकेंद्री वृत्तों का क्षेत्रफल ये है, उनकी त्रिज्याएं क्या होगी, या उनके बीच जो छल्ला बनेगा, छल्ले की चौड़ाई क्या होगी। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ देते हैं
कोई दो वृत्त है जिनका केंद्र क्या है, एक ही है। समकेंद्री का मतलब एक ही केंद्र है। तो कभी कभी पूछ देते हैं इसकी चौड़ाई क्या होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देते हैं। आपके डीएलएड में क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज में, इस टाइप से पूछ देते हैं। मान लीजिए बड़े वृत्त की त्रिज्या अगर सपोज करो R2 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या अगर R1 है, तो क्या करेंगे, बड़े से बड़ी है दूरी, जो सबसे ज्यादा जो यहां से यहां तक की दूरी है, इससे क्या करेंगे, R1 को घटा के छोटी दूरी घटा के बीच की दूरी निकाल आएंगे। क्योंकि दोस्तों इतनी दूरी से अगर हम इतनी दूरी निकाल देंगे तो ये दूरी निकाल आएगी। तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, छल्ले की चौड़ाई कैसे निकालते हैं, छल्ले की चौड़ाई, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, छल्ले की चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, बड़ी दूरी से छोटी दूरी घटा देते हैं। इसका मतलब R2 माइनस R1, तो यहाँ से हमें इसकी बीच की दूरी मिल जाती है। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो दोस्तों वृत्त के क्वेश्चन किसी भी टाइप से किसी भी तरीके से आ जाए तो उसको इस तरीके से हम हल कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता है कि यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम उस वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि व्यास दिया है। तो व्यास क्या होता है, इसका 2r होता है, यानी 2 इंटू त्रिज्या होती है। तो यहाँ से त्रिज्या का मान निकालेंगे और उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, वहां से हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो वृत्त की बात थी, इसके बाद बात करते हैं आयत की। आयत क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयत के लिए वर्ग की बात करेंगे। वर्ग क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करते हैं वर्ग क्या होता है। तो दोस्तों जो वर्ग होता है, सबसे पहली बात, चार भुजाओं से घिरी आकृति, चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें भुजाएं कैसी हो, समान हो, या चार समान भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलेंगे, वृत्त कहेंगे, सॉरी वर्ग कहेंगे। चार समान भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाएगी, वर्ग कहलाएगी। तो हम जो वर्ग की चर्चा कर रहे हैं, वर्ग क्या होता है, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो वृत्त होता है, सॉरी वर्ग होता है, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती है। अगर ये ए भुजा है, ए भी ए हो जाएगी, ए भी ए हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्ग के बारे में क्या क्या आपने सीखा। वर्ग के बारे में जो भी भुजाएं होती हैं कैसी होती हैं, समान होती हैं, चारों भुजाएं आपस में समान होती हैं। अगर विकर्ण की बात करें तो इनके विकर्ण भी कैसे होंगे, क्योंकि दोस्तों अगर भुजा समान है तो विकर्ण अगर निकालेंगे तो इनके विकर्ण भी समान निकलेंगे। कैसे निकाल के देख लेते हैं। अगर हम बीडी की बात करें, बीडी विकर्ण निकालें, बीडी क्या है आपका, विकर्ण है। तो बीडी विकर्ण की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से BD इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल जाएगा, ये भी। इसका मतलब जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, भुजा रूट 2 या a रूट 2। अगर उसकी भुजा a है तो a रूट 2, अगर उसका मान लीजिए भुजा न दी गई हो तो भुजा अंडर रूट 2। इसी तरीके से AC अगर निकालेंगे, AC भी यही दोस्तों निकल के आएगा, ये अंडर रूट। कैसे, AC विकर्ण, इसके लिए ये भुजा ये है कि इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो यही निकल गया। तो दोस्तों दो बातें क्लियर हुई, एक तो इनकी भुजाएं समान, दूसरी क्या बात हुई कि इनके जो विकर्ण होते हैं आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। तीसरी बात क्या है, इनकी जो वर्ग की भुजाएं होती हैं एट राइट एंगल होती है, यानी 90 पे या परफेक्ट अपने एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, या ऐसे कह सकते हैं दो भुजाओं की जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90। इसके बाद बात करते हैं कि वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। वर्ग की परिमाप की बात करें दोस्तों, वर्ग का परिमाप, देखो दोस्तों अगर किसी का हम परिमाप निकालते हैं तो परिमाप के लिए क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ कितनी, चार भुजाएं हैं। जैसे हम निकालते थे त्रिभुज में, ट्रायंगल में निकालते थे त्रिभुज के लिए क्या करते हैं, उसमें भुजाओं का योग करते थे परिमाप के लिए। ऐसे इसमें परिमाप क्या होगी, भुजाओं का योग। तो भुजाएं यहाँ चार है, चारों भुजाओं का योग ये कितना हो जाएगा, 4a, या ऐसे कह सकते हैं दोस्तों 4 गुणे भुजा। तो इसका मतलब वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है, 4 गुणे भुजा। इसके बाद बात करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्तों यहां पर हमने देखा, आप चाहे तो ट्रायंगल के रूप में निकाल लें,
यहाँ देखेंगे अगर इस विकर्ण के अकॉर्डिंग तो दो त्रिभुज बनेंगे। चाहे तो ऐसे निकाल लें, नहीं डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा बटी भुजा। दोस्तों क्या होता है, भुजा बटी भुजा, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं a × a या a²। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो बात की वर्ग के बारे में, वर्ग के परिमाप के बारे में बात की, इसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बात की, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर कोई हम वर्ग ले लें, अगर वर्ग का क्षेत्रफल हमें सपोज तो इसका सत्यापन करना है तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई एक विकर्ण ले लें, यहाँ से दो त्रिभुज बनेंगे और ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, कैसे होंगे दोनों त्रिभुज, समरूप होंगे। तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे, एक त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसमें दो का गुणा कर देंगे तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकल आएगा। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, क्या करेंगे इसको 2 इंटू त्रिभुज, इसको अगर हम ABCD दे दें, ABCD, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 2 इंटू त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हमें यही प्राप्त हो जाएगा a² या भुजा बोलते हैं। तो दोस्तों ये वर्ग के बारे में बात की जाए, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देते हैं। कैसे पूछ देते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, यदि किसी वर्ग का, यदि वर्ग का परिमाप, यदि वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, यदि किसी वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी से बताइए। यदि उसका किसका वर्ग का परिमाप दिया हो तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताइए कैसे इसको हल करते हैं। तो दोस्तों कैसे हल करते हैं, क्योंकि आपको पता है वर्ग का जो परिमाप होता है क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये होता है आपका क्या होता है 4 गुणित भुजा, 4 गुणित क्या होता है दोस्तों भुजा। अब परिमाप दिया कितना है 64, 64 इक्वल टू 4 गुणित भुजा, तो यहाँ से 4 से इसको कट करते हैं, कितना है 16, तो भुजा कितनी आ गई दोस्तों, भुजा कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, ये आपको बता चुके हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा। और दोस्तों भुजा कितनी निकल के आई है 16, 16 गुणित 16, तो ये कितना हो जाएगा 256 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है वर्ग इकाई, वर्ग से। तो दोस्तों ये वर्ग चर्चा की कि वर्ग को हम किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके मेथड को कैसे हम क्लियर करेंगे और उस टाइप से क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए क्या किया, हमने एक क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल तौर पे। एक क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, आपके डेली एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर किसी भी वर्ग का अगर परिमाप इतना है, उस वर्ग का क्षेत्रफल या उस वर्ग की भुजा क्या होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले परिमाप का सूत्र लगाएंगे, परिमाप के सूत्र से क्या करते हैं भुजा निकालेंगे और भुजा के बाद क्या निकालते हैं उसका क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगला जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है, इसके बाद बात करते हैं आयत के बारे में। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं, आयत क्या होता है। तो दोस्तों आयत की चर्चा करते हैं। आयत क्या होता है, आयत रेक्टेंगल, तो आयत क्या होता है, आयत में क्या होता है सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आयत जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने भुजाएं कैसी होती है बराबर। तो दोस्तों आयत में क्या होता है, वर्ग क्या था चारों भुजाएं समान होती थी, आयत में क्या होता है इसमें आमने सामने की भुजाएं, यानी इसका विड्थ जो है विड्थ के इक्वल होगी, लेंथ लेंथ के इक्वल होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं आयत क्या है, दो असमान भुजाओं से या 4 असमान भुजाओं से, 4 में दो असमान भुजाएं, 2 समान भुजाएं, क्योंकि विड्थ विड्थ इक्वल है और लेंथ लेंथ इक्वल है।
ये भी चार भुजाओं से घिरी आकृति होती, पर वो भुजाएं कौन कौन सी होती है? उसमें दो भुजाएं आपस में कैसी होती हैं? समान होती है। और दो भुजाएं अगर उनका संलग्न भुजाएं की बात करें, जो आयत की संलग्न भुजाएं होती है, कैसी होती? असमान होती है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करें आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम ये भुजा ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, अगर हमारी विड्थ क्या है इसकी ए है और लेंथ क्या है बी है, अगर इसकी चौड़ाई हमने ए मान ली और लंबाई क्या मान ली बी, इसके लिए इसका परिमाप क्या होता है? अगर दोस्तों ये ए हो गई तो ये भी ए होगी, ये बी होगी। हमने बताया जो परिमाप निकालते क्या करते हैं, उन सभी भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो सभी भुजाओं का योग कर देंगे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दोस्तों इसका जो परिमाप होता है क्या होता है? दो क्वेश्चन में क्या होता है? लेंथ प्लस विड्थ, इन दोनों का योग का दुगना होता है परिमाप। तो ये तो परिमाप की बात है। इसके बाद इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है दोस्तों? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? यहाँ पर भी अगर हम विकर्ण की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इनके विकर्ण भी कैसे होते हैं? विकर्ण कैसे होते हैं? इसके विकर्ण कैसे होते हैं दोस्तों देख लें। अगर हम सपोज करो ये विकर्ण निकालें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा अंडर रूट में। इस विकर्ण की बात कर लें तब भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इनकी विकर्ण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखें आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये भी यही होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। इससे संबंधित एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, किसी आयत का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो या वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग सेंटीमीटर है, जिसमें या ऐसे कह सकते हैं किसी आयत का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर और लंबाई 14 सेंटीमीटर और लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो आयत की चौड़ाई बताओ। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हम बता चुके हैं क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है? 14 इक्वल टू लंबाई कितनी है? लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपको निकालनी है। तो यहाँ से चौड़ाई क्या हो जाएगा? 5 का भाग लगा देंगे तो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई इक्वल टू 14/5, 5 का भाग लगा दें कितनी बार जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसी आयत से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन समझ में आया? इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। क्या किया? आयत का क्षेत्रफल दिया था और इसके बाद उसकी लंबाई दी गई थी। आयत का क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता था क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 14 रख दिया, लंबाई 5 दी थी, चौड़ाई में निकाली थी, तो चौड़ाई के लिए क्या करेंगे? 5 के अंदर भाग लगा, तो यहाँ से हमें चौड़ाई प्राप्त होगी। तो दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? जल्दी से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से संबंधित है, रेक्टेंगल से संबंधित। कैसा है देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, किसी आयत की
लंबाई 15 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। किसी आयत के लंबाई के समांतर, किसी आयत की लंबाई के समांतर 5 सेंटीमीटर, किसी आयत की लंबाई के समांतर 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आपके टैग वगैरह में टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और लंबाई के समांतर। तो सबसे पहले हम समांतर समझेंगे, समांतर क्या होता है। अगर ये कोई लेंथ है ये, तो इसके समांतर ये है। अगर कहें समांतर की जगह या लंबवत कहें, तो लंबवत का मतलब इसकी लंबवत। तो ये समांतर हो गया और ये क्या कहलाएगा? लंबवत। समांतर मतलब उसी के पैरेलल और लंबवत उसके परपेंडिकुलर, इसको हम लंबवत कहते हैं। तो दोस्तों लंबवत और समांतर की बात पहले समझते हैं। तो सबसे पहले हम आयत बना लेते हैं। आयत बना लिया, अब उसमें क्या कहा गया है कि आयत की लंबाई दी है और चौड़ाई दी गई है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, उसके समांतर एक क्या है? चौड़ा रास्ता। कितना चौड़ा रास्ता है? 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता। तो 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है, उसका क्या निकालना हमें? क्षेत्रफल। उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले बात करते हैं, इसकी जो चौड़ाई दी गई है कितनी है? 7 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है? 15 है। इसके बीच में दोस्तों क्या है? इसकी समांतर रास्ता है। कितना है ये? 5 सेंटीमीटर चौड़ा रास्ता है। तो अगर इसकी चौड़ाई 5 और लंबाई इसके समांतर, अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो हमें इसकी लंबाई पता है, इसकी चौड़ाई पता है, सूत्र आपको पता है। आयत का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है, क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, रास्ते की लंबाई इंटू रास्ते की चौड़ाई। रास्ते की लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई कितनी है? 5। 15 करें 75 वर्ग सेंटीमीटर। 75 जो है इसका जो आंसर होगा क्या होगा? 75 वर्ग सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो इसको इस तरीके से कर लेते हैं। इसके बाद ये तो रेक्टेंगल की बात की, इसके हमने दोस्तों किसके बारे में बात की? सबसे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। इसका कॉन्सेप्ट क्या, इसकी अवधारणा क्या होती है, आयत होता क्या है, आयत के अकॉर्डिंग इसका परिमाप क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल सब। इसके बाद बात करते हैं आगे जो है आपका अगला टॉपिक है, इसी में है आपका धन। क्योंकि धन आपका छूट रहा है सिलेबस में, धन भी है, धन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों धन क्या होता है, धन के बारे में चर्चा करते हैं। क्यूब क्या होता है? धन। तो दोस्तों धन वर्गाकार होता है, धनाकार होता है, पर वर्ग इसमें जो फलक होते हैं वर्गाकार होते हैं। इसके धन के फलक कैसे होते हैं दोस्तों? वर्गाकार। ये आपका धन है, धन में फलक कितने होते हैं? 6 फलक। ये आपका धन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धन जो होता है 3 डायमेंशन होता है। अच्छे तरीके से पता है धन क्या होता है? 3 डायमेंशन होता है। तो धन 3 डायमेंशन हमेशा क्या निकालते हैं? 3 त्रिविमीय जो होता है उसमें क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। तो घन का जो आयतन होता है क्या होता है? क्योंकि हमने बताया त्रिविमीय में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और अगर घन की भुजा क्या है? घन की भुजा क्या है? ए है। ये 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन का मतलब इस टाइप से होता है, अगर ये भुजा ए है, ये अगर ए क्योंकि स्क्वायर है, इसमें जो फलक होते हैं वो कैसे होते हैं?
वर्गाकार होते हैं। इसका मतलब जो फलक की जो चारों भुजाएं होती है क्या होती है, समान होती है। तो अगर इसकी घन की भुजा ए है तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर ए भी ए है, ए भी ए है, सारी भुजाएं ए। तो घन के जो 6 फलक होते हैं, फलकों में जो 4 भुजाएं होती हैं, वो भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। तो यहाँ पर जब भुजाएं समान हो तो एक गुणित एक, इसका मतलब घन का आयतन क्या होता है, 1 क्यूब घन इकाई। अगर सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं घन का विकर्ण की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों घन का विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो घन का विकर्ण क्योंकि 3 डायमेंशन निकालेंगे तो क्या कैसे निकालते हैं इसका, ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ए अंडर रूट। दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब घन के पृष्ठ की बात कर रहे हैं एक फलक का, तो उसमें क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो अगर पूरे a स्क्वायर हो जाएगा, घन का अगर पृष्ठ एक फलक की बात करें और 6 पृष्ठ है तो 6a स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कोई दिया गया है किसी घन का विकर्ण, किसी घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर है, तो उस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन बात करते हैं, इसका सलूशन निकालते हैं। तो क्या करेंगे, घन का विकर्ण दिया है, ठीक है। अब घन का विकर्ण दिया है, उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। क्योंकि आपको पता है कि घन का विकर्ण होता है क्या होता है, हमने बताया था आपको घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√3 या भुजा √3। तो यहाँ पर a का मान कितना है, 5√3 इज इक्वल टू a√3। अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, a बराबर भुजा कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, 6a स्क्वायर। इसका मतलब 6 इंटू a का मान कितना है, 5 का होल स्क्वायर, तो 25 का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरीके से घन के लिए ही हम इसको कर लेते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तो आपका था घन, वृत्त, आयत, वर्ग और घन। इसका कल पिछली क्लास में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना रह गया था, उसके बारे में बात करते हैं। क्या था देखते हैं। क्योंकि पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे त्रिभुज के अकॉर्डिंग। त्रिभुज में हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे, एक तो हमने आपको बताया था संपूर्ण त्रिभुज, क्या बताया था, संपूर्ण त्रिभुज के बारे में। दूसरा क्या बताया हमने आपको, दूसरा हमने बताया आपको समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आपको बताया था हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में। इसके बाद चौथा विषमबाहु या असमान भुजाओं वाला त्रिभुज। तो दोस्तों संपूर्ण त्रिभुज के लिए हमने बताया था दो भुजाएं ऐसी हों और दो भुजाएं कैसी हों जो एक दूसरे को 90 डिग्री में कट कर रही है, या दो भुजाओं के बीच जो कोण हो कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो वो संपूर्ण त्रिभुज होता है। भुजाएं कुछ भी हो, मान लीजिए ए और बी है, तो इसका क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था, 1/2 आधार बटे ऊंचाई। दोस्तों ऐसे समद्विबाहु के लिए, समद्विबाहु के लिए कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर अगर इसकी भुजा ए है, ये भुजा ए है और ये बी है, ये समद्विबाहु त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम संपूर्ण त्रिभुज को बनाएंगे। शीर्ष से लंब डाल दिया, इसको हम कह सकते हैं एबीसीडी। इसको क्या कह सकते हैं, एबीसीडी। क्या किया हमने, एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया जिसमें दो भुजाएं इसकी बराबर है, और कौन सी भुजाएं, एसी और बीसी दो भुजाएं बराबर है, और हमने तीसरी भुजा जो ले ली वो कैसी ले ली, भिन्न ले ली, उससे अलग ले ली, बी ले ली। तो इसके क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, हम इसको संपूर्ण त्रिभुज में कन्वर्ट करेंगे।
तो संपूर्ण त्रिभुज के लिए हमने शीर्ष से लंब डाल दिया। अब क्या करेंगे, एक संपूर्ण, क्योंकि ये ऐसे संपूर्ण त्रिभुज हो जाएंगे समरूप, तो इसलिए किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, सपोज करो हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, BC का मान चाहिए। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, अगर हमें आधार तो पता ही है, आधार कितना है B, अगर हमें इसकी ऊंचाई पता हो जाए तो हमें इसका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो ऊंचाई के लिए हमें BC का मान निकालना पड़ेगा। तो BC के लिए दोस्तों B, इसका मान क्या होगा, यहाँ का B पॉइंट दे दिया है, तो BD का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि ये समझ विभाजित करता है किस लाइन को, AB लाइन। जो C से जो डाला गया लंब है वो AB रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इसका मतलब BD बराबर AD बराबर क्या हो जाएगा, B/2। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, किसका, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसकी बात करते हैं। कभी कभी हम लोग समझ वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मेमोरी नहीं रहता है, तो उसको निकालने के लिए इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। ये होता है CD का होल स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब BC का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो दोस्तों इनके मान रख दें, यहाँ पर इसका मान क्या है, A स्क्वायर इज इक्वल टू, और BD का मान क्या है, यहाँ पर BD का क्या मान है, BD का जो मान है यहाँ क्या है, B/2, CD का होल स्क्वायर प्लस B/2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से जब हम A का मान निकालेंगे, CD का मान जब निकालेंगे तो CD का होल स्क्वायर हो जाएगा B²/4, क्योंकि यहाँ पर इसका पक्षांतर कर देंगे, इसका जब पक्षांतर कर देंगे ये हो जाएगा A² - B²/4, और इसका जब लघुत्तम ले लेंगे तो 4A² - B²/4, इसका वर्गमूल ले लेंगे तो CD हो जाएगा √4A² - B²/2। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, किस क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की, तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/2 लंब गुणित आधार। तो लंब हमारा कितना निकला, CD, लंब क्या है CD, और आधार क्या है AB। तो यहाँ पर जब इनका हम मान रखेंगे तो 1/2 CD का मान कितना निकल के आया है, √4A² - B²/2 into B, सॉरी AB का मान क्या है, B। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा B/4 √4A² - इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन कैसा भी दिया हो, जब तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक दोस्तों हम इसको कर नहीं सकते। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जाए, मान लो ऐसा दिया जाए, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं 5 है और उसका क्षेत्रफल 10 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, तो तीसरी भुजा के लिए किसका, B का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि समान भुजा में क्या मानी, A मानी। अगर क्वेश्चन कोई एग्जाम्पल ले लें दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, कोई हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है तथा समान भुजा, इसका मतलब समान भुजा, ये इनका मान क्या है, 5, समान भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा क्या होगी, या शेष भुजाएं क्या होगी, शेष भुजाएं क्या होगी। तो दोस्तों शेष भुजा क्या होगी, इसके बारे में बात करें। इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको कैसे करेंगे,
उसको करने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट इसका पता है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप फटाफट इसको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करेंगे, अभी हम आपको बता चुके हैं कि समान भुजाओं के लिए समबाहु क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, b/4 √4a² - b²। तो दोस्तों समान भुजा a का मान दिया गया है, यहाँ पर a का मान कितना दिया गया है, 5, और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो इसका समझ लो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 या b/4 √4a² - b²। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 10 b का मान निकालना है आपको, b/4 √4a², a का मान कितना है, 5, ये हो जाएगा 100 - b² या √100 - b² क्या करेंगे, इसका चलिए गुणा कर देंगे, तो 40/b, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पे वर्गमूल इसका अंडरवुड खत्म हो जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 100 - b² और 100 - b² 1600/b²। इसके बाद क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा करके ये समीकरण आपको मिल जाएगा, b की घात 4, जब इसका त्रिज्या गुणा करेंगे तो b की घात 4 और -100 b² और माइनस प्लस का 1600 0। इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, वहां से हमें b का मान प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं और यहां से हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये तो बात थी इसकी समझदारी के कुछ की। इसके बाद बात करते हैं जो अगला है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में हम बताया था कल आपको, पिछली क्लास में आपको बताया था, क्या बताया था आपको, पिछली क्लास में जो बताया था, क्या बताया था, पिछली क्लास में हमने बताया था जो समबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान। चाहे तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं, जिस विधि से हमने आपको समबाहु त्रिभुज निकालना बताया उस विधि से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसका मान चाहिए, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने बताया था √3/4 भुजा। अगर √3/4 इंटू भुजा बोलते भुजा, इसका परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होगा, तो परिमाप में सारी भुजाएं बराबर होती है, जिसमें परिमाप होता है क्या होता है, 3 × भुजा। क्योंकि ट्रायंगल है, त्रिभुज है, 3 भुजाएं होती है, 3 × भुजा। इस तरीके से क्षेत्रफल और भुजा पता चल गई। विषम बाहु के लिए क्या करते हैं, जब भुजाएं समान हो तो उसके लिए हम अर्ध परिमाप निकालते हैं, इसके बाद हीरो सूत्र का प्रयोग करते हैं, वहां से इसको हल करते हैं। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।